अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत आज सबसे पहले चैत्र नवरात्रि से करेंगे। 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होने जा रही है, लेकिन इससे पहले ही योगी सरकार ने नवरात्र को लेकर बड़ा ऐलान किया है, जिसके मुताबिक राज्य भर के मंदिरों और शक्तिपीठों में रामायण और दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाया जाएगा और इसके लिए सरकार की ओर से दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इन आयोजनों को सफल बनाने के लिए सभी जिलों को 1-1 लाख रुपए का फंड भी दिया जाएगा और साथ ही इस आदेश में सभी जिलों को 21 मार्च तक तैयारियां पूरी करने के लिए कहा गया है। योगी सरकार का ये वो आदेश है जो चैत्र नवरात्रि और रामनवमी से पहले यूपी के लोगों के लिए किसी खुशखबरी से कम नहीं है, क्योंकि योगी सरकार चैत्र नवरात्रि को धूमधाम से मनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां कर रही है। इसके लिए एक आदेश सरकार की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें प्रदेश के देवी मंदिरों और शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती पाठ और अखंड रामायण कराने का आदेश दिया गया है। 22 अप्रैल से चैत्र नवरात्र की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सरकार की ओर से इस संबंध में राज्य के सभी कमिश्नरों और जिला अधिकारियों को निर्देश भेज दिए गए हैं। जगत जननी जगदम्बे माता विंध्यवासिनी का यह त्रिकुट जो पूरा क्षेत्र है, चाहे वहाँ अष्टभुजा माता हो, चाहे काली खो हो और चाहे मां विंध्यवासिनी माता का मंदिर, और भी उत्तर प्रदेश में कई शक्तिपीठ हैं और माता जी को जगत जननी माना जाता है। और जगत जननी के नाते अगर उनका स्मरण करके, उनसे प्रार्थना करके राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है, तो इसका भी स्वागत होना चाहिए। वैसे तो नवरात्र का ये पर्व पूरे देश में ही धूमधाम से मनाया जाता है, मगर इस बार यूपी में इसे बड़े पैमाने पर मनाने की तैयारी है। और इसीलिए राज्य के सभी जिलों, तहसील और ब्लॉक स्तर पर दुर्गा सप्तशती पाठ, देवी गीत, अखंड रामायण पाठ और झांकियों का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। इन धार्मिक कार्यक्रमों के सफल आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसके लिए सरकार हर जिले को 1 लाख रुपए का फंड दे रही है। वहीं 2 नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं, जो पूरे राज्य में इन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक संपन्न कराने में मदद करेंगे। इसके अलावा मंदिर में जो भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, उनके फोटोग्राफ संस्कृति विभाग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे। इतना ही नहीं, इन कार्यक्रमों के प्रचार और प्रसार के लिए होर्डिंग्स भी लगाए जाएंगे और इसे सोशल मीडिया पर भी प्रसारित किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इन कार्यक्रमों से जुड़ सकें। सभी जिलों को 21 मार्च तक इन तैयारियों को पूरा करने के लिए कहा गया है। सब नर करें ही परस्पर प्रीति, चलत स्वधर्म निरत श्रुति नीति। गोस्वामी तुलसीदास ने कभी परस्पर प्रेम और समरसता को उन्नतशील समाज के लिए जरूरी बताया था। ये है कि इन आयोजनों से सरकार महिला सशक्तिकरण, प्रकृति, समरसता और सहभागिता जैसे लक्ष्यों को भी साधना चाहती है। योगी सरकार के इस आदेश से प्रदेश के साधु संत बेहद खुश हैं और उन्होंने सरकार के इस फैसले की तारीफ भी की है। नवरात्रि के पावन पर्व पर उत्तर प्रदेश के समस्त मंदिरों में अखंड रामायण पाठ तथा दुर्गा सप्तशती का पाठ, बालिकाओं एवं महिलाओं को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी निर्णय लेकर के जिलेवार 1-1 लाख रुपए की जो व्यवस्था की गई है, उसका अखिल भारतीय संत समिति हृदय तल से हार्दिक स्वागत करती है। हमारा सदैव उससे मानना रहा है कि धर्माधारित राज्य व्यवस्था कुशल संचालन देने में सक्षम रहती है और स्त्री का सम्मान, बालिकाओं का सम्मान तथा हिंदू नववर्ष के लिए इससे बड़ा गिफ्ट और भगवान राम के जन्म उत्सव रामनवमी पर इससे बड़ा गिफ्ट और कुछ नहीं हो सकता है। एक तरफ प्रदेश के धार्मिक स्थलों का तेजी से विकास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ धार्मिक स्थलों जैसे अयोध्या और वाराणसी में रामलीला मंचन, भव्य दीपोत्सव और देव दीपावली जैसे कार्यक्रम बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं।
और इसी कड़ी में अब पूरे राज्य में नवरात्र के भव्य आयोजन की तैयारी है। लखनऊ से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और प्रदेश का संस्कृति विभाग इस आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटा हुआ है। ऐसे में मेरी सहयोगी शिल्पी सेन ने संस्कृति विभाग के मुख्य सचिव मुकेश कुमार विश्राम से खास बातचीत की। चैत्र नवरात्रि पर इस बार योगी सरकार उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में देवी मंदिरों में आयोजन कराने जा रही है। संस्कृति विभाग ने इसका निर्देश जारी किया और इसमें खास बात यह है कि सभी मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे और महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी। हमारे साथ बात करने के लिए हैं डीजी पर्यटन मुकेश मेश्राम जी। सर, ये जो पूरा आइडिया है चैत्र नवरात्रि में देवी मंदिरों में सेलिब्रेशन का, क्या है और इसमें क्या क्या होगा? देखिए, ये जितने भी हमारे सांस्कृतिक पर्व, त्योहार, मेले, महोत्सव होते हैं, ये कहीं न कहीं से पूरे समाज को एकजुट करने और साथ ही साथ उनमें मानवीय मूल्यों को प्रतिष्ठापित करने के लिए आयोजित किए जाते हैं। और इस दरमियान हम लोगों ने अपने लोक संस्कृति में इसको समाहित किया है, जो विभिन्न माध्यमों से प्रस्तुत होता है, चाहे वह पारायण के माध्यम से हो या भजनों के माध्यम से हो या स्तुतियों के माध्यम से हो। और इसी को हम अपने लोक सांस्कृतिक कलाकारों के माध्यम से नवरात्र के समय 9 दिनों पर शक्ति पूजा का प्रस्तुतिकरण करेंगे। महिला सशक्तिकरण के संदेश देने के लिए, प्रकृति संरक्षण का संदेश देने के लिए, महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान की भावना को एक तरीके से स्ट्रांग करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए और सारे सामाजिक समरसता को स्थापित करने के लिए यह आयोजन है। आखिरी में अखंड रामायण पाठ रामनवमी के अवसर पर होगा, जिसमें अखंड रामायण जो वाल्मीकि कृत रामायण है, उसमें आप देखेंगे कि जीवन मूल्यों का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और ये एपिक है, पूरे विश्व के लिए एक बड़ी कृति है। सर, जो ये आयोजन होंगे उसमें कोई गेस्ट भी आपके होंगे जो सरकार की तरफ से होंगे, जैसे मंत्री, विधायक या ऑफिसर्स, कुछ इस तरह के आयोजनों में? अमूमन सभी जगह जाते हैं लोग, क्योंकि ये ऐसे आयोजन होते हैं जिसमें श्रद्धा भाव से लोग पहुंचते ही हैं। इसलिए ऐसे स्थलों पे अलग से किसी को मुख्य अतिथि बनाना है ना, ये एक अच्छी परिपाटी नहीं होती, क्योंकि सभी उससे जो है पूरा का पूरा जो जन समुदाय है वहाँ पे अनावश्यक व्यवधान भी उत्पन्न होता है। इसलिए हमने ये कहा है कि स्थानीय स्तर पर जैसी परिस्थितियां हो वैसे लोग अपने आप सम्मिलित हो जाएं। शुक्रिया बातचीत के लिए। तो ये है मुकेश मेश्राम जिनका कहना है कि जो लोक कलाकार हैं प्रस्तुतिकरण करेंगे, उनके लिए मानदेय की व्यवस्था की गई है और ऐसे आयोजन दुर्गा सप्तशती हो या रामनवमी पर अखंड रामायण हो, वो सभी जिलों के देवी मंदिरों में होंगे। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। और चैत्र नवरात्र से जुड़ी एक और अच्छी खबर हम आपको बता देते हैं कि इस साल चैत्र नवरात्र 22 मार्च से शुरू होकर 30 मार्च तक है। और खास बात यह है कि इस बार नवरात्र बेहद शुभ संयोग में पड़ रहे हैं, जो कि अच्छे फल प्रदान करने वाले भी हैं। यह नवरात्रि का जो पर्व है, इसका संयोग, अद्भुत संयोग 110 वर्षों के पश्चात प्राप्त हो रहा है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण नवरात्र है, जिसमें सभी प्रकार की कामना की सिद्धि के लिए सभी भक्तजन माता के 9 स्वरूपों की आराधना करेंगे। और इस वर्ष माता जी का आगमन नौका पे है। साथ ही नवरात्र के दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से नव संवत्सर का प्रारंभ होता है। यह संवत्सर, इसे नल नाम का संवत्सर माना जाएगा, ऐसा शास्त्रों में विदित है। कहा गया है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा ने इस पृथ्वी की रचना की थी, इसलिए यह दिन और महत्वपूर्ण हो जाता है। इस वर्ष की राजा बुध और मंत्री शुक्र ग्रह होंगे, जिसके फलस्वरूप शिक्षा क्षेत्र में आपको बहुत क्रांति के अवसर दिखाई पड़ेंगे। और नवरात्र वाली गुड न्यूज के बाद आगे बढ़ते हैं, बात देश के जंगलों की करते हैं।
जो कि मार्च के महीने में जल रहे हैं। सबसे ताजा मामला गोवा का है, जहां के जंगलों में एक हफ्ते से आग लगी हुई है और ये आग लगातार फैलती जा रही है। हालात को देखते हुए वायुसेना को आग बुझाने के काम में लगाया गया है, जिसके MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार पानी का छिड़काव कर रहे हैं, आग बुझाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। लेकिन खबर है कि ये आग जंगल के कई हिस्सों में फैल चुकी है, जिस पर काबू पाने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। सवाल यहां पर यह है कि आखिर देश के जंगल क्यों धधक रहे हैं और किस राज्य में फॉरेस्ट फायर की कितनी घटनाएं अब तक सामने आ चुकी है, तफसील से आगे बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये रिपोर्ट देखिए। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, देश को ऑक्सीजन देने वाले जंगल इस वक्त आग में बुरी तरह धधक रहे हैं, जिसकी गवाही अलग अलग राज्यों से आई ये तस्वीरें दे रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा आग का तांडव गोवा में देखने को मिल रहा है, जहां जंगल में लगी आग इस कदर बेकाबू हो गई कि एयरफोर्स को आग बुझाने के काम में लगना पड़ा। उसके MI-17 हेलीकॉप्टर लगातार आग की लपटों में घिरे जंगलों पर पानी का छिड़काव कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि महादेई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पिछले 12 दिनों में 48 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिनमें 4 इलाकों में आग पर काबू पा लिया गया है। अभी आप देख रहे हैं, ये देखो, ये पूरा यहाँ से पूरा ये जो जंगल जला के कल से पूरा ये हो गया है। अभी जो आग जो है अभी कंट्रोल में है, लेकिन इसको कंट्रोल में लाने के लिए हमारे गांव के लोग और फॉरेस्ट के ऑफिशियल लोगों ने बहुत सारी कल से मेहनत की है। और हमारे गोवा के फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री विश्वजीत राणे और हमारी परिय मतदार संघ की उनकी पत्नी श्री देविया राणे, इन्होंने भी बहुत हेल्प किया है और अथॉरिटी को अलर्ट करके यहाँ पे भेज के कंट्रोल में लाया है। दरअसल गोवा लंबे समय से सूखे से गुजर रहा है। पिछले साल अक्टूबर के बाद से अब तक अच्छी बारिश नहीं हुई है और यही वजह है कि तेज गर्मी के चलते आग तेजी से फैल रही है और तेज हवाओं ने हालात को और खराब कर दिया है। यही वजह है कि एक तरफ जहां हेलीकॉप्टर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जमीन पर फायर ब्रिगेड और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों ने भी आग पर काबू पाने में पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि जंगल में आग फैलने से रोकी जा सके। मुझे दोपहर में एक कॉल आया था कि ऊपर पहाड़ पे आग लगी है करके, तो मैंने कंसर्न फायर ब्रिगेड, पुलिस स्टेशन और सबको गांव वालों को सभी लोगों को बोल के पूरा गांव वाला हमारा लोग और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड वाले सब लोग आके दोपहर में कंट्रोल की थी आग, लेकिन रात में फिर से एक बार आग पकड़ी। तो फिर हम लोग गांव वाले एक 50-60 लोग जाके फिर एक बार कंट्रोल किया। देवभूमि उत्तराखंड के हरे भरे जंगल भी इस आग से बच नहीं पाए। वहां से आई इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी तेजी से अपना दायरा बढ़ा रही है। टिहरी जिले के जंगल में लगी इस आग को दूर से ही देखा जा सकता है, जबकि देहरादून के जामुनवाला के जंगल में लगी आग को 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझा दिया गया। इसी तरह कुछ रोज पहले हुगली के आरामबाग इलाके के जंगलों में भी अचानक आग लग गई। जैसे ही इसकी सूचना वन विभाग और फायर ब्रिगेड को लगी, आनन फानन में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, जिसके बाद इस टीम ने जान पर खेलकर आग पर काबू पाया। हालांकि इस आग में लाखों की कीमती लकड़ी जलकर खाक हो गई। जंगल में लगी इस आग की जांच शुरू कर दी गई है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये अग्निकांड महज एक दुर्घटना है या फिर किसी ने साजिश के तहत जंगल में आग लगाई। और आগুন কিভাবে লেগেছে এখন তো জানা যায়নি, তদন্ত করে দেখছি। স্যার, পরিস্থিতি এখন কি? পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে আছে। उधर दक्षिण भारत के राज्य कर्नाटक के जंगलों में भी बीते कुछ महीनों में आग लगने की कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण वेस्टर्न घाट जंगल से आई ये तस्वीरें हैं। इस आग की जद में जो कुछ आया लपटों में जलकर खाक हो गया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक पतझड़ के इस मौसम में इस बार हर बार की तुलना में ज्यादा तापमान है।
इससे पहले फरवरी में बारिश भी नहीं हुई है। सूखी हुई जमीन और गर्मी की वजह से जंगल में ऐसी आग लगने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि हरे भरे इन जंगलों को बचाने के लिए कारगर रणनीति बने, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। देहरादून से अंकित शर्मा, हुगली से भोलेनाथ शाह, कर्नाटक से अनघा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एफएसआई यानी फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों वाले देश के 23 राज्यों के जंगलों में इस समय आग लगी हुई है। 15 फरवरी से जून तक फायर सीजन होता है। मार्च के सिर्फ 14 दिन ही बीते हैं। ठीक से गर्मी पड़नी अभी फिलहाल शुरू भी नहीं हुई, लेकिन फिर भी 12 दिनों में देश के जंगलों में 42,799 बार आग लग चुकी है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार जंगलों में 19,929 बार ज्यादा आग लगी है। फरवरी में महज 7.2 मिलीमीटर बारिश यानी कि नाम मात्र की बारिश होने से 1 मार्च से 12 मार्च तक जंगलों की आग में 15% का इजाफा हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक साल 1901 के बाद इस साल फरवरी छठा सबसे कम बारिश वाला महीना साबित हुआ है। मार्च की शुरुआती 13 दिनों में पूरे देश में बारिश में 77% की कमी दर्ज की गई, जो फरवरी की तुलना में ज्यादा है और जिसकी वजह से सिर्फ 13 मार्च को ही पूरे देश में जंगल की 772 बड़ी आग की घटनाएं सामने आई हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक पतझड़ के मौसम में इस बार हर बार की तुलना में ज्यादा तापमान है। सूखी हुई जमीन, गर्मी की वजह से ही जंगल में ज्यादा आग लगने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि कहां कितनी आग लगी है। तो एफएसआई के मुताबिक सबसे ज्यादा आग ओडिशा में 202 जगहों पर लगी है। मिजोरम में 101 जगहों पर आग लगी है। छत्तीसगढ़ घने जंगल वाला पूरा इलाका है, 61 जगहें ऐसी हैं जो आग की चपेट में है। मेघालय 59 जगहों पर वहां भी आग लगी है। मणिपुर में 52 जगहों पर आग लगने की रिपोर्ट फिलहाल आ चुकी है और आंध्र प्रदेश में 48 जगहों पर आग लगी है। असम के जंगलों में 43 जगहों पर आग बुझाने की कोशिश फिलहाल चल रही है और तेलंगाना में 33 जगहों पर जंगल जल रहे हैं। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो वहां भी 27 जगहों पर आग लगने की पुष्टि हो चुकी है। मध्य प्रदेश की ही तरह महाराष्ट्र में भी कई जगहों पर आग बुझाने की कोशिशें वन विभाग की तरफ से, दमकल विभाग की तरफ से की जा रही है। नागालैंड में हाल काफी ज्यादा बुरे हो चुके हैं क्योंकि वहां पर 23 जगहों पर आग लगने की रिपोर्ट आ चुकी है। झारखंड में 23 जगहों पर आग लगने की खबर है। कर्नाटक में 20 जगह, अरुणाचल प्रदेश में 13 लोकेशंस ऐसी हैं जहां पर आग की खबरें आ चुकी हैं। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु भी पीछे नहीं है। 8 जगहों पर वहां पर भी आग की खबरें कंफर्म हो चुकी हैं। केरल में 6 जगह, बिहार में 4 जगह आग बुझाने के लिए कड़ी मशक्कत की जा रही है। त्रिपुरा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, सिक्किम में एक जगह पर आग सुलग चुकी है। आग लगने के कई कारण होते हैं। कई बार ज्यादा गर्मी से, कभी बिजली गिरने की वजह से, कभी बारिश की कमी से आग लगती है और कभी कभी लोगों की लापरवाहियां भी आग लगने की वजह बनती हैं। सैर सपाटे पर गए लोगों की छोटी सी चूक पूरे जंगल पर भारी पड़ सकती है, जिसका नुकसान पेड़ पौधों के साथ साथ जंगली जानवरों को भी उठाना पड़ता है। लाखों करोड़ों की वन संपदा जलती है। जंगल में रहने वाले जीव जंतुओं की कई प्रजातियां भी आग में जलकर खाक हो जाती हैं। इंसानी लापरवाहियों से लगने वाली आग को हम रोक सकते हैं अगर कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए। जंगल के आसपास कुछ भी जलने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। कुछ भी आप वहां पर जलाएं नहीं। कई बार पर्यटक जंगलों में जाते हैं, सिगरेट जला देते हैं और बिना ठीक से बुझाए उसे यूं ही फेंक देते हैं। इससे सूखे पत्तों में आग लग जाती है और फिर वो लगातार फैलती है और जंगल में के बड़े दायरे को अपनी चपेट में ले लेती है। कई बार जंगलों में बने रिजॉर्ट्स में लोग कैंप फायर भी करते हैं, जिससे जरा सी लापरवाही या चूक जंगल को जला सकती है और इसीलिए जंगल के बीच बॉन फायर न करें और अगर कर रहे हैं तो उसे लावारिस न छोड़ें। उसे बुझाते समय ढेर सारा पानी डाल दें और फिर ये देख लें कि कहीं एक भी अंगारा छूट तो नहीं गया है। कई बार पर्यटक कचरों को भी जलाने की कोशिश करते हैं।
इसके पीछे सोच भले ही अच्छी होती हो, लेकिन तरीका गलत है। वो चाहते हैं कि जंगल में गंदगी ना फैले, पर जलता हुआ कचरा कभी कभी पूरे जंगल को भी खाक कर सकता है। इसीलिए कचरे को इकट्ठा कर उसे जंगल के बाहर ले जाएं और फिर उसको डिस्पोज करें। जंगल के आसपास कभी भी माचिस या फिर लाइटर जैसी चीजों से खेलना नहीं चाहिए। जाने अनजाने लोग लापरवाहियां बरतते हैं, जिसकी कीमत पेड़ पौधों, जीव जंतुओं को चुकानी पड़ती है और इन लापरवाहियों पर कानून काफी सख्त है, सजा का भी प्रावधान है। भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत राज्य सरकारों की तरफ से तय रिजर्व फॉरेस्ट में आग लगाना या फिर किसी जलती हुई चीज को छोड़ना एक दंडनीय अपराध है और इस तरह की किसी भी हरकत के लिए आरोपी पर 1000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। आग लगने से जंगल को हुए नुकसान की भरपाई भी आरोपी से ही किए जाने का प्रावधान है। आरोपी के चारागाह या फिर वन उपज से जुड़े अधिकार भी खत्म कर दिए जा सकते हैं। दोषी पाए जाने पर व्यक्ति को 6 महीने की सजा भी हो सकती है। हालांकि सजा के प्रावधान के बावजूद लोगों की लापरवाहियों की वजह से हर साल भारत में कई जंगल ऐसे हैं जो धधक उठते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जंगलों की निगरानी करने वाली संस्था ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच के मुताबिक साल 2021 में जनवरी से अप्रैल के ही बीच भारत के जंगलों में आग के 15,000 से ज्यादा मामले सामने आए। 2020 की तुलना में 2021 में आग लगने की घटनाओं में इजाफा हुआ है और इसकी वजह से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, असम और बिहार के जंगल आग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन राज्यों में खेतों, फसलों, पौधों, इकोलॉजिकल सिस्टम के लिए खतरा पैदा हो गया है। दिन और रात में होने वाले तापमान में भारी बदलाव की वजह से मिट्टी की उर्वरता यानी उत्पादकता कम होने की भी आशंका खड़ी है। आगे बढ़ते हैं। बात ऐसे खिलौनों की जिनकी कहानी अनोखी है और ये कहानी हम आपको बताते हैं। आप इसको देखकर न केवल मुस्कुराएंगे बल्कि हैरत में पड़ जाएंगे। हमारे देश में करोड़ों लोग सिगरेट पीते हैं। हर जगह ये लोग आपको देखने को मिल जाएंगे, आपके आसपास भी, शॉपिंग मॉल से लेकर मल्टीप्लेक्स तक, चाय की टपरी से लेकर पान की दुकान तक और छोटे छोटे बाजारों में भी, हर जगह ज्यादातर लोगों को अपने सिगरेट पीते जरूर देखा होगा। ये लोग सिगरेट पीने के बाद सिगरेट बट्स को यूं ही फेंक देते हैं। इन्हीं सिगरेट के फेंके हुए टुकड़े से गंदगी और प्रदूषण दोनों फैलते हैं, लेकिन इन्हीं फेंके हुए सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करके नोएडा के नमन ने कामयाब और इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल खड़ा कर दिया है। उसने इस वेस्ट से खिलौने बनाकर बच्चों में खुशियां बांटी। रंग बिरंगे खूबसूरत खिलौने जिन्हें देखकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और बड़ों को अपना बचपन याद आ जाता है। लेकिन जो खिलौने आप देख रहे हैं वो साधारण खिलौने नहीं हैं। इनको बनाने के पीछे बड़ा मकसद है। ये खिलौने पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। खास इसलिए हैं क्योंकि इन खिलौनों को बनाने के लिए सिगरेट बट्स का इस्तेमाल किया गया है। सिगरेट बट्स यानी सिगरेट के पीछे वाला हिस्सा। सिगरेट का बट प्रदूषण की बड़ी वजहों में से एक है। ये बट प्लास्टिक के बने होते हैं जो कभी गलते नहीं हैं और माइक्रोप्लास्टिक से जुड़े प्रदूषण की एक बड़ी वजह है। देश में करोड़ों लोग सिगरेट पीते हैं। करोड़ों सिगरेट यानी करोड़ों बट, जिन्हें स्मोकिंग करने वाले आमतौर पर बस यूं ही इधर उधर फेंक देते हैं। लेकिन नोएडा के नौजवान नमन ने इन्हीं फेंके हुए सिगरेट बट्स को रिसाइकिल करके एक कामयाब और इको फ्रेंडली बिजनेस मॉडल खड़ा किया है। सिगरेट पीना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इस बात से तो आप वाकिफ होंगे, लेकिन उस सिगरेट से निकला हुआ वेस्ट हमारे पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचाता है। तकरीबन 12 सालों तक वो वेस्ट मटेरियल हमारे पर्यावरण में मौजूद रहता है। लेकिन एक क्रिएटिव आइडिया ने न सिर्फ देश भर से इस वेस्ट मटेरियल को कलेक्ट करने में मदद की, बल्कि रिसाइकल कर एक बड़ा बिजनेस आइडिया भी दे दिया है। सिगरेट के बट में 3 तरह के वेस्ट पाए जाते हैं। सिगरेट पीने के बाद बचा हुआ तंबाकू, सिगरेट पर लिपटा हुआ कागज और सिगरेट का फिल्टर। नमन इन तीनों चीजों को रिसाइकिल करके जरूरत के सामान में बदलने का काम करते हैं।
ये जो सिगरेट बड्स हैं, इससे हमें 3 कंपोनेंट्स मिलते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट है टोबैको। उस टोबैको को यूज करके हम एक ऑर्गेनिक कंपोस्ट पाउडर बनाते हैं। ये कंपोस्ट पाउडर बनाने के लिए 28 से 30 दिन का प्रोसेस रहता है और ये कंपोस्ट पाउडर को हम मार्केट में और नर्सरीज, गार्डन्स में सेल करते हैं। दूसरा कंपोनेंट जो हमें रिसीव होता है वो है सिगरेट वेस्ट पेपर। इस वेस्ट पेपर से हम 2 प्रोडक्ट्स बनाते हैं। सबसे पहला प्रोडक्ट सीजनल प्रोडक्ट है मॉस्किटो रेपेलेंट्स। इसको हम गर्मियों में और मॉनसून सीजन में सेल करते हैं। ये डोमेस्टिक पर्पस के लिए और इंडोर यूज के लिए परफेक्टली एसेंशियल और काफी कामयाब है। दूसरा प्रोडक्ट वर्टिकल जो हम पेपर से बनाते हैं वो है रिसाइकल्ड पेपर प्रोडक्ट्स, जैसे कि कैरी बैग्स, एनवेलप्स, डायरीज, ब्रोशर्स, कैलेंडर्स और अन्य प्रोडक्ट्स। ये सब प्रोडक्ट्स हम हमारी वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन और B2B हमारे कस्टमर्स को हम सेल करते हैं। जो तीसरा कंपोनेंट है हमारा फाइबर्स, जो जनरली लोगों को कॉटन लगता है, उस फाइबर को रिसाइकल करके हम उसके कई सारे प्रोडक्ट्स बनाने में उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो फाइबर है इसको एज अ स्टफिंग यूज करते हैं हम टेडी बेयर्स, टॉयज, कुशन्स, की चेन्स और बहुत सारे खूबसूरत प्रोडक्ट्स में। सिगरेट न केवल इंसान के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है, बल्कि ये पर्यावरण के लिए भी उतनी ही नुकसानदेह है। खासतौर पर कूड़े के रूप में फेंक दिया जाने वाली सिगरेट का बट मिट्टी में जहर की तरह मिलता है। करीब 5 सेंटीमीटर के सिगरेट बट में 50 से ज्यादा ऐसे केमिकल्स होते हैं जो मिट्टी की क्वालिटी को खराब करते हैं। इतने से टुकड़े को अपने आप खत्म होने में कम से कम 12 साल तक का वक्त लग जाता है। सिगरेट के बट को बनाने में सेल्यूलोज एसीटेट, पेपर और रेयॉन का इस्तेमाल होता है, जिससे पानी और जमीन दोनों प्रदूषित होते हैं। भारत में अगर पक्षियों और छोटे छोटे जो भी जीव है तो उनके लिए खासकर ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है और इसीलिए सरकार भी इस पर पॉलिसी बनाने की सोच रही है शायद। और जहाँ तक पर्यावरण की बात है तो देखिए पेड़ों को भी नुकसान है। इवन घूम फिर के सारी चीज़ें इंसान के ऊपर ही आती हैं तो लास्ट में इंसान के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। तो इसलिए मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी सिगरेट पीते हैं तो उसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग उसकी करें या उसको ऐसे ज़मीन में ना फेंकें, एक जगह उसको इकट्ठा करें ताकि वो रिसाइकल हो सके। नमन ने सिगरेट बट को जमा कर रिसाइकिल करने का काम 2018 में शुरू किया था। तब नमन ने 4 से 5 महीने की रिसर्च के बाद कुछ मशीनों को तैयार करवाया और केवल 8 से 10 लाख की लागत के साथ कंपनी की शुरुआत की। आज नमन कंपनी में हर रोज 1000 किलोग्राम से ज्यादा वेस्ट रिसाइकिल करते हैं, जिससे उनका सालाना टर्नओवर 4 से 5 करोड़ तक पहुंच चुका है। ये कंपनी कोड एफर्ट प्राइवेट लिमिटेड हमने 2018 में शुरू करी और स्टार्टिंग में हमें मटेरियल जो हम कलेक्ट करते थे वो 3 शहर नोएडा, दिल्ली, गुड़गांव से कलेक्ट करते थे। स्टार्टिंग में 10-20 ग्राम डेली की कलेक्शन होती थी। आज की डेट में 1000-1500 kg पर डे की कलेक्शन होती है और 31 मार्च 2022 तक हम ऑलमोस्ट 120 करोड़ सिगरेट बट्स को रिसाइकिल कर चुके हैं। और ये सिर्फ 0.1% है हमारे टोटल मार्केट इंडिया का, क्योंकि इंडिया में हर साल मोर देन 10,000 करोड़ सिगरेट्स कंज्यूम करी जाती है, जिसका वजन लगभग 26,000 टन बनता है। स्मोकिंग एक कड़वे सच की तरह हमारी दुनिया और हमारी जिंदगी में मौजूद है। ऐसे में इस खतरनाक प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए नमन जैसी सोच वाले लोगों का होना बहुत जरूरी है, जो देश के अलग अलग राज्यों से सिगरेट बट का कलेक्शन करके उसे रिसाइकिल करते हैं और सिगरेट बट से टोबैको को अलग करके उससे खाद बनाते हैं, जिसके बाद कागज को फिर से इस्तेमाल के लायक बनाया जाता है और फिल्टर से रुई निकालकर उससे खिलौने और कुशन तैयार किए जाते हैं। किसी प्रोडक्ट के रिसाइकिल का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं हो सकता। नोएडा से सुनीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात बेसहारा पशु से निजात दिलाने वाले फॉर्मूले की। यूपी में बेसहारा पशु की मदद से एक नया प्रयोग किया गया है, जिसे यूपी में नंदी रथ का नाम दिया गया है। ये रथ न बिजली से चलता है और न ही इसे चलाने में डीजल का खर्चा आता है। दरअसल यूपी में एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने काफी रिसर्च के बाद इस तकनीक को इजाद किया है। इसे किसान खेती के लिए गेम चेंजर माना जा रहा है। ये फॉर्मूला सड़कों पर घूमते बेसहारा पशुओं के लिए काफी कारगर साबित हो सकता है। क्या है नंदी रथ और किस तकनीक की मदद से बेसहारा पशु को काम में लगाया जा रहा है, देखिए।
किसानों की मदद के लिए अब तैयार है नंदी रथ। अब बिना बिजली और डीजल के खेतों की होगी सिंचाई। किसानों के लिए मुसीबत बने गोवंश अब उनके ही काम आएंगे। किसी चुनौती को ही अगर ताकत बना ली जाए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल आसान हो सकती है। किसानों की फसल के लिए आवारा पशु ऐसी ही चुनौती है, पर नंदी रथ इसी राह को आसान करती है। नंदी रथ से जहां एक ओर आवारा पशुओं से छुटकारा मिल सकता है, तो वहीं दूसरी ओर दूर दराज के क्षेत्रों में सिंचाई की समस्या भी हल हो सकती है। आसान शब्दों में कहें तो नंदी रथ एक ऐसा ट्रेडमिल है जिसे बैल अपने पैरों से चलाते हैं। ट्रेडमिल के अलावा इसमें गियर बॉक्स, खुद का डिजाइन किया हुआ समरसेबल पंप लगा हुआ है जो सिंचाई को आसान बनाता है। ये 35 से 600 फीट नीचे तक से पानी निकाल सकता है। ग्रेविटी का उपयोग हम कर रहे हैं। बेसिकली बैल का वेट है, वो वेट की वजह से इंक्लाइंड है तो पीछे फिसल रहा है और चारा खाने के लिए आगे बढ़ रहा है, तो उसके माध्यम से हमको 30 आरपीएम नंदी रथ पे मिल रहा है। गियर बॉक्स हमारा है जो पेटेंट किया हुआ है, वो 1200 से 1500 आरपीएम दे देता है और उससे पानी हमारा अच्छा खासा निकल रहा है। इस नंदी रथ को बनाने वाले शैलेंद्र सिंह के मुताबिक इसकी लागत वैसे तो करीब 1.5 लाख रुपए है, लेकिन सरकार अगर किसानों को इसके लिए सब्सिडी दे तो ये 50,000 रुपए में ही उपलब्ध हो सकता है। हालांकि अभी ये ट्रायल मोड में है, लेकिन जब ये किसानों के लिए बाजार में आएगा तो अपने रंग रूप में काफी बदलाव लेकर आएगा, ताकि किसानों के लिए इसे खेत तक ले जाना आसान हो सके। ट्रेडमिल के कॉन्सेप्ट पर ये नंदी रथ धीरे धीरे हम लोगों ने डेवलप किया और जो आपके सामने है, आने वाले समय में इसका भी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन हम लोग का आ जाएगा, बहुत हल्का, जो पब्लिक को जारी करेंगे। वो केवल मात्र 2.5 क्विंटल का होगा, जबकि शुरू में हम लोगों ने बनाया था वो नंदी रथ जो वायरल हुआ था 10 क्विंटल का था। आज जो देख रहे हैं ये भी 4 क्विंटल है, लेकिन आने वाले समय में 2.5 क्विंटल हो जाएगा और पब्लिक के लिए बहुत आसान हो जाएगा। पहिया लगा हुआ कहीं भी खेत में लेके चला जाए और अपने आवश्यकताओं जो भी कृषि के उसकी पूर्ति कर ले। नंदी रथ की खूबी बिना लागत के सिंचाई तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शैलेंद्र सिंह का दावा है कि इसे थोड़ा और अपग्रेड किया जाए तो इससे बिजली भी बनाई जा सकती है। इस नंदी रथ के पीछे सोच बस इतनी सी कि निराश्रित गोवंश किसानों के लिए मुसीबत न बनकर वरदान बने। इंसान ट्रेडमिल पर दौड़कर अपनी सेहत बनाता है, पर अगर गोवंश ट्रेडमिल पर चले तो वो चारा काट सकता है, सिंचाई के लिए पानी निकाल सकता है और बिजली भी बना सकता है। इस अजूबे को सच कर दिखाया है नंदी रथ ने। नंदी रथ का अभी किसानों तक पहुंचना बाकी है, पर सच तो ये है कि नंदी रथ न सिर्फ किसानों की कई मुश्किलों को आसान कर सकता है, बल्कि किसानों और गोवंश के रिश्ते और दोस्ती को और गहरा कर सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज कुमार के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज और देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।